Hello everyone, my name is Vidhi Asmira from Edu with Brain. In this particular video, we are going to start a very new series of class 10 social studies. ठीक है, हम एक बिल्कुल नई सीरीज शुरू करने वाले हैं क्लास 10 की, जो कि किसके ऊपर बेस्ड है? एसएसटी के ऊपर. हम इसमें एसएसटी के सारे चैप्टर्स एंड ऑल सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. इसमें हम अपना पहला चैप्टर लेने वाले हैं सिविक्स का, जो कि है पावर शेयरिंग. क्या है उस चैप्टर का नाम? पावर शेयरिंग. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. जैसे कि आपको दे रखा है, इसमें क्या है हमारे चैप्टर का नाम, वो है पावर शेयरिंग. पावर शेयरिंग, देखिए इसका मतलब क्या हो गया. इसका मतलब हो सकता है पावर को शेयर करना. Now in this particular chapter we are going to understand about how to share a power. इस चैप्टर में हमें क्या देखना है कि हम कैसे एक पावर को शेयर कर सकते हैं. हाउ वी कैन शेयर एनी पावर. हम कैसे कोई भी पावर जो है कंट्री की पावर, उसको कैसे हम शेयर करेंगे, शेयर कैसे करेंगे, हमें ये देखना है. देखिए ये पूरा जो चैप्टर है, इसको हमें दो कंट्री के पर्सपेक्टिव से समझना है. जिसमें पहली कंट्री का नाम होगा बेल्जियम एंड योर सेकंड कंट्री इज़ श्रीलंका. पहली कंट्री है बेल्जियम और दूसरी कंट्री है श्रीलंका. अब देखिए बेल्जियम में क्या होता है, पावर शेयरिंग बहुत अच्छे से रन करी जाती है. वेयर एज इन श्रीलंका पावर शेयरिंग में मेजॉरिटेरियनिज्म नाम की एक लॉ ला दी जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे पावर शेयरिंग नहीं होती. अब जहाँ पे पावर शेयरिंग ला दी गई है, वहाँ क्या होगा, देयर इज़ नो कन्फ्लिक्ट, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा. ठीक है, वेयर एज जहाँ पे पावर शेयरिंग नहीं लाई गई है, वहाँ पे क्या होगा, कन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो होंगे. कन्फ्लिक्ट्स विल बी टेकन. ओके, कन्फ्लिक्ट्स वगैरह सारी चीज़ें हैं, ये सब होंगी वहाँ पर, मतलब लड़ाई झगड़े जो हैं वो सब होंगे. ठीक है, अब देखिए हमने पावर शेयरिंग ये सब कुछ देखा क्या होती है, इसका थोड़ा हमने आइडिया लिया. अब हम आगे क्या देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है पावर शेयरिंग की. हमें इसका मतलब अच्छे से ये तो समझ आ गया. चैप्टर में क्या पढ़ना है, दो कंट्री के पर्सपेक्टिव से समझेंगे कि पावर शेयरिंग क्या होती है, जिसमें बेल्जियम और श्रीलंका है वो दोनों कंट्री. लेकिन पावर शेयरिंग जो ये पूरा नाम है चैप्टर का, इसका इन दो शब्द का, इन दो वर्ड का मतलब क्या निकलता है, इन वर्ड का मीनिंग क्या निकलता है, हमको ये भी तो देखना चाहिए. तो चलिए शुरू करते हैं, इनका मीनिंग क्या हो जाता है. अब देखिए पावर शेयरिंग, जैसे कि नाम से पता चल रहा है क्या, पावर शेयरिंग मीन्स पावर को शेयर करना. अब देखिए इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या कहती है. अ सिचुएशन इन विच टू पीपल और अ ग्रुप शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी. एक ऐसी सिचुएशन जिसमें दो लोग, या बोल सकते हैं पूरा एक ग्रुप क्या करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करता है. अपनी एक दूसरे की जो ऊपर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन बड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उनको शेयर करने लगता है, उनको थोड़ा डिवाइड कर देता है छोटे छोटे पार्ट्स में. ठीक है, क्या करता है, शेयर करता है. फॉर रनिंग अ गवर्नमेंट, किस चीज़ के लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करी जाएगी, इसलिए कि वो एक गवर्नमेंट, जो एक गवर्नमेंट बनी हुई है, इसको वो अच्छे से रन कर सके. गवर्नमेंट के सारे जो काम है, ये सारे वर्क जो है, सारा वर्क वगैरह, ये सारी चीज़ें अच्छे से हो सकें. ठीक है, अब देखिए जैसे मानिए जैसे इंडिया है, इंडिया इतनी वास्ट कंट्री, इतनी बड़ी कंट्री है, इंडिया में पावर भी तो बहुत बड़ी होगी ना फिर. तो इसलिए इंडिया में पावर शेयरिंग करने के लिए हमने क्या किया, पावर शेयरिंग करने के लिए हमने इंडिया की जो पावर है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में हमने डिवाइड करने की कुछ कोशिश करी. अब जैसे कैसे डिवाइड करने की कोशिश करी, आपको ये भी पता रहना चाहिए. हम इंडिया का एग्जांपल ले रहे हैं अभी, नॉट बेल्जियम, नॉट श्रीलंका एंड ऑल. ठीक है, हम इंडिया का देखते हैं अभी. जैसे मानिए इंडिया में लोकल गवर्नमेंट होती है. ठीक है, पहली गवर्नमेंट हमने मान ली. उसके बाद इंडिया की स्टेट गवर्नमेंट होती है, इंडिया में एक स्टेट गवर्नमेंट होती है. तीसरी इंडिया की एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है. कैसी गवर्नमेंट, एक सेंट्रल गवर्नमेंट भी होती है. अब जैसे हम एग्जांपल लें स्टेंट्रल गवर्नमेंट इन सारी चीज़ों का, तो लोकल गवर्नमेंट में जैसे कि पंचायत एंड ऑल. ठीक है, पंचायत. अब स्टेट गवर्नमेंट है, उसमें हम क्या ले सकते हैं, सीएम, ये सारी चीज़ें. मिनिस्टर्स जो होते हैं थोड़े, उन सबको हम बोल सकते हैं कैसे हैं, वो स्टेट लेवल पे हैं. वेरा सेंट्रल लेवल पे हम बोल सकते हैं जैसे प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स, ये सब होते हैं, ये कौन है, सेंट्रल लेवल पे काम करते हैं. अब देखिए जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद लोकल गवर्नमेंट. सबसे ज़्यादा पावर किसके पास होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास. उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है पावर, उसके बाद लोकल गवर्नमेंट के पास होती है. ये क्या है, एक पावर शेयरिंग का ही तरीका है. क्या है, इट इज़ अ वे ऑफ पावर शेयरिंग. इंडिया जो कंट्री है इसमें भी पावर शेयरिंग होती है, लेकिन कैसी पावर शेयरिंग होती है, ये सेंट्रल, स्टेट और
कैसी, लोकल गवर्नमेंट वाली, जिसमें 3 अलग अलग हमने ऐसे गवर्नमेंट बनाई हुई है। अब इन 3 अलग अलग गवर्नमेंट का भी कुछ अलग अलग काम है। क्या करा इन्होंने, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना, उनको इन्होंने शेयर करने की कोशिश करी, तभी तो ये क्या बनी, सेंट्रल, स्टेट, देन लोकल। ये इन्होंने क्या किया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी उनको शेयर करने की कोशिश करी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करने की कोशिश करी थी, ये काम करने की कोशिश करी, जिसकी वजह से इन्होंने 3 अलग अलग टायर की, अलग अलग टाइप की गवर्नमेंट बना दी, जैसे सेंट्रल, देन स्टेट, देन लोकल, ये सारी अलग अलग गवर्नमेंट बना दी गई। ठीक है, अब पावर शेयरिंग का हम एक लास्ट बार रिकैप कर लेते हैं। पावर शेयरिंग मतलब शेयर, किस चीज़ का शेयर होना चाहिए, पावर का शेयर होना चाहिए। ठीक है, पावर का शेयर होना चाहिए। जैसे एक ऐसी फॉर्म या एक ऐसा तरीका जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग या एक पूरा ग्रुप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपनी जो उनके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी गई है उनको शेयर करने की कोशिश करता है। यह बोल सकते हैं किस लिए करता है, एक गवर्नमेंट को चलाने के लिए, इसलिए ये काम किया जाता है। आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ये चीज़ अब आपको समझ आ गई। मतलब पावर शेयरिंग में हमने क्या देख लिया, पावर को शेयर किया जाता है। ठीक है, एक कंट्री की पावर इतनी बड़ी है, उसको हमने थोड़े फर्दर कुछ पार्ट्स में शेयर करने की कोशिश करी, कुछ डिवाइड किया, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे शेयरिंग ऑफ पावर विल बी टेक्स प्लेस। ठीक है, यहाँ पे पावर शेयर करी जाएगी, हमने क्या बोल दिया, उसको पावर शेयरिंग नाम दे दिया, जहाँ पे पावर को शेयर किया जाएगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए इसमें आपको क्या दे रखा है, कंपेयरिंग पावर शेयरिंग। अब देखिए इसमें हम क्या देखेंगे, पावर शेयरिंग को कैसे कंपेयर कर सकते हैं। जैसे हमने इससे पहले देखा था, पावर शेयरिंग हम 2 कंट्री के पर्सपेक्टिव से समझेंगे, बेल्जियम और श्रीलंका के। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ कंपेयरिंग की थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, आप सही कर लीजिएगा। अब जैसे कि दे रखा है बेल्जियम और श्रीलंका 2 अलग अलग कंट्री हैं, इसमें हम थोड़ा देखेंगे क्या क्या डिफरेंसेस थे। जहाँ पर एक कंट्री ने तो इतना अच्छा काम किया कि यहाँ पे पावर शेयरिंग अच्छे से हुई, और एक कंट्री ने थोड़ा काम, इन लोगों ने क्या गलती कर दी इसकी वजह से यहाँ पावर शेयरिंग अच्छी नहीं हुई। ठीक है, अब हम वो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बेल्जियम की बात करेंगे। ठीक है, अब बेल्जियम की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, इट इज़ अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप। ये एक छोटी सी कंट्री है, किधर साइड की, यूरोप साइड की। देखिए इसकी जो पॉपुलेशन है ना, इसकी पॉपुलेशन में लगभग 1 करोड़ समथिंग है, बस ज़्यादा नहीं, ओनली 1 करोड़ समथिंग। ठीक है, अब देखिए क्या है, ये एक बहुत ही छोटी सी कंट्री है यूरोप साइड की, और जो इसकी इथनिक कंपोजिशन है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। अब ये कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हो जाता है, सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स, ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना, इस वर्ड का ही मतलब समझ लेते हैं। कॉम्प्लेक्स का ही मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स आप बोल सकते हैं मिक्स्ड, कंबाइंड। मतलब कॉम्प्लेक्स का मतलब कुछ कंबाइंड चीज़ लिखी है, कुछ मिक्स्ड चीज़ है, क्या बोलेंगे उसको हम, कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। जैसे मानिए इसमें अब दे रखा है वेरी कॉम्प्लेक्स इथनिक कंपोजिशन। अब कॉम्प्लेक्स का मतलब जैसे मैंने अभी के लिए आपको बताया, अब अभी बस इसको 1 सेकंड के लिए अपने दिमाग में रखिए, जो चीज़ कंबाइंड है, मिक्स्ड बोल सकते हैं, कंबाइंड। अब इथनिक कंपोजिशन का मतलब समझिएगा आप लोग पहले प्लीज़। इथनिक कंपोजिशन का मतलब जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारी ये सोसाइटी है पूरी, इसमें जो अलग अलग कुछ कम्युनिटी होती हैं, कुछ अलग अलग जो कम्युनिटी होती हैं, इसका क्या होता है, कम्युनिटी क्या करती हैं। देखिए कुछ 1 सेकेंड, देखिए हमें स्टार्टिंग से देखते हैं। हमने बेल्जियम की थोड़ी बात करी, इसमें क्या होता है, कुछ ये छोटी सी कंट्री है यूरोप साइड की, इसमें क्या था, इसकी इथनिक कंपोजिशन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। और हमने क्या देखा, इथनिक कॉम्प्लेक्स का मतलब देखा सबसे पहले हमने। कॉम्प्लेक्स का, इस शब्द का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स का हम वर्ड मीनिंग या फिर एक और सिनोनिम बता सकते हैं, क्या है, मिक्स्ड या कंबाइंड। अब इथनिक कंपोजिशन का मतलब क्या है, आपकी देखिए कंट्री इतनी बड़ी, मतलब हम मानते हैं सोसाइटी हमारी इतनी बड़ी है। ठीक है, हमारी सोसाइटी ही इतनी बड़ी है। अब सोसाइटी में कुछ अलग अलग तरीके की कम्युनिटी हैं। जैसे हम इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, अभी हम बेल्जियम का नहीं ले रहे हैं, हम इंडिया का एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे हिंदू है, फिर मुस्लिम है, फिर सिख हैं, फिर ईसाई, क्रिश्चियन, सब हैं ये। तो ये कैसी हो गई, अलग अलग कम्युनिटी हो गई, किसकी, सोसाइटी की क्या हो गई, अलग अलग कम्युनिटी बन गई है, किसकी, सोसाइटी की। तो ऐसे ही बेल्जियम जो थी, इसकी भी कुछ अलग अलग कम्युनिटी थी। ठीक है, कुछ अलग अलग कम्युनिटी थी। तो हम इथनिक कंपोजिशन को कैसे बता सकते हैं, ये इसको हम बोल सकते हैं, जो हमारी सोसाइटी है इतनी बड़ी, उसमें कुछ कम्युनिटी भी हैं छोटी छोटी सी। ठीक है, उन कम्युनिटी को हम क्या बोल सकते हैं, उनकी इथनिक कंपोजिशन बता सकते हैं। जो छोटी छोटी कम्युनिटी हैं, जो लैंग्वेज के हिसाब से अलग कर दी गई, जो कुछ कल्चर के हिसाब से अलग कर दी गई, कुछ रिलीजन के हिसाब से अलग कर दी गई, क्या बोलेंगे इसको, इथनिक कंपोजिशन।
अब हम एक बार और इस लाइन का मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। क्या दे रखा है इसमें, बेल्जियम एक बहुत ही छोटी कंट्री है यूरोप साइड की, जिसकी जो ईथनिक कंपोजिशन है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही ज़्यादा कंबाइंड है। मतलब अब इस पूरे इन 3 वर्ड्स का मतलब समझते हैं। मतलब मैंने आपको 2 अलग अलग करके समझाया। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो पूरी सोसाइटी है ये मिक्स्ड है, ये इसकी जो ईथनिक कंपोजिशन है, इसकी जो सोसाइटी में जो सारी कम्युनिटी हैं वो कैसी है, मिक्स्ड है। ठीक है, बहुत सारी अलग अलग कम्युनिटी हैं वो मिक्स्ड करके रख दी गई। क्या है, ईथनिक कंपोजिशन कॉम्प्लेक्स है इसकी। अब इसकी जो कैपिटल है वो क्या है, ब्रुसेल्स। इसकी जो कैपिटल ब्रुसेल्स है, आपको इसको याद रखना है क्योंकि हमें इसका काम भी है, हम आगे इसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए बिटवीन 1970 एंड 1993, 1970 और 1993 के बीच में जो बेल्जियम का कॉन्स्टिट्यूशन था, बेल्जियम का संविधान था, उसको अमेंडेड मतलब बदला गया, चेंज किया गया था अबाउट फॉर 4 टाइम्स। कितनी बार, 4 बार। ये आपको पता रहना चाहिए बिकॉज अभी MCQ टाइप क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको पता रहना चाहिए, ये थोड़ी बहुत छोटी छोटी चीज़ें, 1 वर्ड क्वेश्चन जो बन सकते हैं आपके लिए। क्या बोला मैंने, 1970 से 1993 के बीच में जो कॉन्स्टिट्यूशन था बेल्जियम का वो 4 बार चेंज किया गया था। कितनी बार, 4 बार चेंज किया गया था। किसका कॉन्स्टिट्यूशन, बेल्जियम का। अब लास्ट आपका पॉइंट क्या है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल सकते हैं हम। बेल्जियम ने कम्युनिटी गवर्नमेंट को फॉलो किया। क्यों फॉलो किया, ओनली फॉर पावर शेयरिंग के लिए कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी गई थी वहाँ पे। अब देखिए वर्ड क्या है, कम्युनिटी गवर्नमेंट, मतलब कम्युनिटी वर्ड से ही कुछ मीनिंग निकलता है इसका। तो मतलब एक ऐसी गवर्नमेंट जो एक स्पेसिफिक एक कम्युनिटी से बिलोंग करेगी, एक स्पेसिफिक कम्युनिटी से बिलोंग करेगी, ऐसी एक गवर्नमेंट बना दी। जैसे मानिए एक बेल्जियम है, इसमें देखिए हमें 2-3 कम्युनिटी के बारे में पढ़ना है। जैसे एक डच है, एक फ्रेंच है, एक जर्मन है। अब देखिए डच और फ्रेंच से ये दोनों मेन, थोड़े जर्मन की इसने ज़्यादा बात नहीं करी है। ठीक है, नहीं करी है इसकी ज़्यादा बात, नहीं करी है। अब मतलब डच और फ्रेंच है, तो डच जो है उसकी एक अलग कम्युनिटी फॉर्म कर दी गई, कम्युनिटी नहीं, कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉर्म कर दी गई। ऐसे ही जो फ्रेंच लैंग्वेज वाले लोग थे उनकी एक अलग सेपरेट कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी गई, फॉर्म कर दी गई। ये हुआ, मतलब एक ऐसी गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट होती कैसी गवर्नमेंट है, एक ऐसी गवर्नमेंट जो कि लोगों के द्वारा इलेक्ट करी जाती है, जो उस कम्युनिटी से बिलोंग करेंगे लोग उनके द्वारा जो गवर्नमेंट इलेक्ट करी जाती है, क्या होती है, कम्युनिटी गवर्नमेंट होती है। इन चारों पॉइंट का एक लास्ट बार हम रिकैप कर लेते हैं। क्या दे रखा है इन चारों पॉइंट में, बेल्जियम की जो ये कंट्री है वो यूरोप साइड की है, इसकी ईथनिक कंपोजिशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, और इसकी जो कैपिटल है वो क्या है, ब्रुसेल्स है। इसके जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको 4 बार बदला गया। इसमें एक कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉर्म करी थी जो कि लोगों के द्वारा इलेक्ट करी जाती है। क्यों करी जाती है, क्योंकि ये कम्युनिटी गवर्नमेंट है, एक स्पेसिफिक कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले लोग ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अब श्रीलंका की बात करते हैं। ठीक है, हमने बेल्जियम की बहुत अच्छे से बात कर ली है, हम आगे भी इसके बारे में बहुत पढ़ने वाले हैं। अब श्रीलंका में क्या है, इट इज़ एन आइलैंड नेशन। श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है, मतलब ऐसा नेशन जहाँ पे ओनली फॉर आइलैंड्स बहुत पाए जाते हैं, ओनली फॉर, यहाँ पर आइलैंड्स बहुत होते हैं। अब देखिए जैसे आपको पता होगा हमारा जैसे इंडिया है, ठीक है, इंडिया जैसे मैं इसका एक बहुत, ये तो बहुत अजीब है, इसका एक रफ हम नीचे का मैप बना के देखते हैं। ये इंडिया का मैप होता है, यहाँ पे श्रीलंका जुड़ी हुई है। ठीक है, श्रीलंका जुड़ी हुई है, तो क्या है, श्रीलंका के यहाँ पे पानी ही पानी है ना, हर जगह पानी ही पानी है। तो देखिए श्रीलंका के आसपास पानी है, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, ये एक आइलैंड नेशन है। ठीक है, ये पूरा एक आइलैंड नेशन है, यहाँ बहुत सारे आइलैंड्स हैं, ये मैं इस स्टेटमेंट ने कहा है। ठीक है, इंडियन ओशियन के साइड में है ये, हमने ये बोल दिया है, इंडिया के नीचे ये जस्ट। इसकी कैपिटल क्या है, कोलंबो, लेकिन इसका आपको बिल्कुल भी काम नहीं है इसमें। मैंने आपको ये सब आपकी फॉर योर इन्फॉर्मेशन ये मैंने इसलिए आपको बताया है, लेकिन ये आपको बिल्कुल भी काम करनी है। लेकिन ब्रुसेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसके बारे में हम पढ़ेंगे भी। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है ये पॉइंट, इन 1956 एन एक्ट वाज पास टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। अब देखिए जैसे मैंने आपको बोला था बेल्जियम में डच एंड फ्रेंच ये मेन है, जर्मन भी है वैसे इसमें। ऐसे ही श्रीलंका में क्या है, सिन्हाला, और क्या है, तमिल्स, और थोड़ी बहुत क्रिश्चियन, ये सारे हैं। ऐसे ही इसमें क्या था, सिन्हाला जो थी ये मेजॉरिटी में थी। मेजॉरिटी का मतलब जो बहुत ज़्यादा तादाद में हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा इसकी पॉपुलेशन है, किसकी, सिन्हाला की, सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वालों की, ये सिन्हालीज़ की। तो क्या कर दिया गया था, मेजॉरिटेरियनिज्म एक लॉ लाई गई थी, मेजॉरिटेरियनिज्म एक लॉ लाई गई थी, जिसमें क्या कह दिया था, 1956 में लाई थी। ये ईयर याद रखना है, देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ईयर, लेकिन इसमें ये पता रहना चाहिए कितनी बार अमेंड किया था। लेकिन इसमें आपको
ईयर याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात और 1956 में ऐसा क्या किया गया था, एक एक्ट लाया गया था जिसकी वजह से क्या होता है, जो सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं लोग, उस लैंग्वेज को ही ऑफिशियल लैंग्वेज मान दिया गया। अब जैसे इंडिया है, इसमें हम ज़्यादातर कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, इंग्लिश यूज़ करते हैं, ठीक है। हम थोड़ी हिंदी भी थोड़ी नहीं, हिंदी भी हम बहुत यूज़ करते हैं। हम क्या बोल सकते हैं, हिंदी इंग्लिश थोड़ी हमारी क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज, हम इनको बोल सकते हैं, लेकिन ये रियलिटी में नहीं है। आपको इंडिया से थोड़ा मैं बस कंपेयर करके दिखा रही हूँ, लेकिन आपको इंडिया से ज़्यादा कंपेयर नहीं करना, जितना हमें इसमें पढ़ना है हम उतना ही देखेंगे, ठीक है। अब देखिए आपको क्या दे रखा था, कोलंबो ये है, लेकिन आपको इसका कुछ काम नहीं है। फिर हमने क्या देखा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1956 में लॉ लाई गई थी जिसकी वजह से सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया था, और इसी लॉ का नाम है मेजॉरिटेरियनिज्म। ये जो हमने यहाँ पे ये बोला ना, ये एक्ट बोलिए, लॉ बोलिए, जो भी आपको बोलना है, वो क्या है, मेजॉरिटेरियनिज्म। इसके बारे में हम बाद में भी पढ़ेंगे, और इसकी वजह से 3 मार्क का क्वेश्चन, इसके मतलब 3 मार्क का क्वेश्चन बहुत बने हुए हैं, तो इसलिए आपको ये मेजॉरिटेरियनिज्म, ये सारी चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए आपको ये चीज़ तो अच्छे से क्लियर हो ही गई होगी कि हमने क्या पढ़ना है इस पूरे चैप्टर में, ठीक है। आपको ये चीज़ पता चल गई होगी। हम इसके बारे में और पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब थोड़ी केस स्टडी करते हैं, किसकी, बेल्जियम की, श्रीलंका की, इन सब की। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए क्या दे रखा है इसमें आपको, केस स्टडी ऑफ बेल्जियम। हम बेल्जियम की केस स्टडी देखने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, बेल्जियम क्या है, एक छोटी सी कंट्री है यूरोप साइड की, बता दिया मैंने आपको। अब देखिए ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, सेकंड जो पॉइंट है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैंने इसको रखा है। क्या है ये पॉइंट में, इट शेयर्स इट्स बॉर्डर्स विथ फ्रेंच, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। मतलब जो ये जैसे हम बोल सकते हैं बेल्जियम कंट्री है, ये कुछ ये स्पेसिफिक कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करती है। अब जैसे इंडिया से हम इसको एक और बार कंपेयर करके देखेंगे। जैसे इंडिया जैसे ये है पूरी कंट्री, हमने मान लिया, ये तो थोड़ा रफ सा मैंने स्केच बनाया, ये तो बहुत ही अजीब है, लेकिन जैसे इंडिया ये पूरी कंट्री है, ठीक है। तो इंडिया ये जैसे हमारी कंट्री है, यहाँ पे क्या है, पाकिस्तान, तो इंडिया पाकिस्तान के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है। फिर नीचे की साइड की यहाँ पे क्या है, श्रीलंका, तो श्रीलंका के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करेगी, लेकिन हाँ इसके साउथर्न पार्ट में यह श्रीलंका है। फिर इधर साइड कोई अलग कंट्री है, इधर कुछ अलग कंट्री होगी, तो अलग अलग कंट्री के साथ इंडिया बॉर्डर शेयर करती है। ऐसे ही सेम केस किसके साथ है, बेल्जियम के साथ, तो वो इन 4 कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करती है। अब अगेन एक MCQ क्वेश्चन बाई चांस ये बना तो ये बन सकता है कि जैसे आपको ये ऑप्शन दे दिए गए हुए, ये 4 ऑप्शन के साथ कुछ एक अलग ऑप्शन दे दिया गया, इंडिया। अब इसमें आपसे ये पूछा गया, बेल्जियम कंट्री इज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद विच कंट्री। अब आपको ये 4 ऑप्शन है, लेकिन इसमें क्या लग गया, नॉट शेयर इट्स बॉर्डर, किसके साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती, तो इंडिया के साथ ही तो बॉर्डर शेयर नहीं करती है, तो इसमें आपको क्या टिक करना होगा, इंडिया। तो इसलिए आपको इनकी ये कंट्री जो है जिनके साथ ये बॉर्डर शेयर करती है बेल्जियम, इसको आपको पता रहना चाहिए, बस फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। अब क्या था, जो बेल्जियम कंट्री है उसकी इथनिक कंपोजिशन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही ज़्यादा मिक्सड है, बहुत ही ज़्यादा कंबाइंड है उसकी इथनिक कंपोजिशन, उसकी सोसाइटी, उसकी कम्युनिटी। अब ब्रुसेल्स जो है वो बेल्जियम की कैपिटल है, ये भी मैंने आपको इससे पहले वाले स्लाइड में बता दिया था। अब देखिए इसमें आपको क्या दे रखा है, कुछ अलग अलग रीजन दे रखे हैं आपको, उसमें आपको पॉपुलेशन दे रखी है, फिर उसमें ये दे रखा है कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, हम इनको देखते हैं पहले, ठीक है। रीजन दे रखी है और उनकी पॉपुलेशन देन लैंग्वेज, ठीक है। अब देखिए क्या क्या रीजन के नाम है, रीजन के क्या क्या नाम है। पहला नाम दे रखा है फ्लेमिश रीजन। अब एक फ्लेमिश रीजन है, जैसे एक मानिए, जैसे आप लोग एक एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं, जैसे हम इंडिया का ही ले लेते हैं। जैसे मानिए इंडिया में अलग अलग रीजन्स हैं, जैसे कि यूपी एक स्टेट हमने नाम दिया, या ये एक रीजन हो सकता है, जैसे बिहार, देन मध्य प्रदेश, MP, और क्या ले सकते हैं हम, राजस्थान, ये सारे क्या अलग अलग स्टेट्स हैं, हम इनको रीजन बुला सकते हैं। तो इसमें भी अलग अलग रीजन है, इसमें भी क्या है, अलग अलग पॉपुलेशन होगी। ऐसे ही सेम केस किसका है, बेल्जियम का। बेल्जियम में क्या है, अलग अलग रीजन के नाम दे रखे हैं, और उसमें क्या दे रखा है आपको, उनकी जो पॉपुलेशन है उसकी परसेंटेज दे रखी है, फिर दे रखा है कौन कौन सी लैंग्वेजेस ज़्यादातर यूज़ करी जाती हैं यहाँ पर। अब देखिए हम देखते हैं, सबसे पहले देखिए ये यहाँ अदर्स तक जो लिखा हुआ है ना, ये हमने बात करी है किसकी, ये बात करी है हमने बेल्जियम इस कंट्री की बात करी है। और जो ये नीचे अलग से ये एक ब्लॉक बना हुआ है ना, ये हमने बात करी इसकी कैपिटल की बात करी है, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा था हमें इसकी कैपिटल की भी बहुत ज़रूरत है। चलिए अब हम पहले इसकी कंट्री की देखते हैं, क्या क्या इसकी इथनिक कंपोजिशन दे रखी है। अब देखिए पहला रीजन का नाम है फ्लेमिश रीजन। फ्लेमिश रीजन में परसेंटेज कितनी है, मतलब पॉपुलेशन कितनी है, 59% लोग रहते हैं फ्लेमिश रीजन में। और कौन सी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, डच लैंग्वेज का। तो मेजॉरिटी में कौन सी
जो हमारी कम्युनिटी है वो है, कौन सी कम्युनिटी है हमारी, डच लैंग्वेज बोलने वाली, फ्लैमिश रीजन में रहने वाली, डच लैंग्वेज का यूज़ करने वाली, ये है मेजॉरिटी में, मैंने MA लिख दिया है। ऐसे ही वेलोनिया रीजन दे रखा है एक अगला रीजन, इसमें क्या है ओनली 40% लोग जो हैं वो इतनी पॉपुलेशन है इसमें ऑक्यूपाई करते हैं। इसमें कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, फ्रेंच लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। ये कैसे हुआ है, थोड़े से ये माइनॉरिटी में हो गई ना, अगर ये मेजॉरिटी में तो माइनॉरिटी में भी तो कोई होगा। अदर्स में क्या दे दिया, कुछ अदर थोड़ा बहुत रीज़न होगा, उसमें क्या है सिर्फ 1% लोग रहते हैं, वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, जर्मन। ये तो हद से ज़्यादा माइनॉरिटी में, इसलिए इसका इतना काम नहीं है आपको। अब देखिए आपको क्या समझ आया, ये हमने जब केस स्टडी करी किसकी, इसकी बेल्जियम की कंट्री की स्टडी करी है अभी, मतलब बेल्जियम की स्टडी करी है हमने। सब क्या पता चल गया, डच जो है वो मेजॉरिटी में है और जो फ्रेंच है वो माइनॉरिटी में है, ठीक है, माइनॉरिटी में है। अब हम देखते हैं इसकी जो कैपिटल है, ठीक है, कैपिटल सिटी का नाम क्या है, इसमें ब्रुसेल्स है, कैपिटल सिटी का नाम क्या है, ब्रुसेल्स है। अब इसमें ओनली 80% जो लोग हैं, 80% लोग, 80% पॉपुलेशन वो बोलती है फ्रेंच, वेयर एज 20% पॉपुलेशन जो है वो डच लैंग्वेज बोलती है। हमने लेकिन बात किसकी करी है, ब्रुसेल्स की बात करी है, ठीक है। अब देखिए जैसे कि मैप दे रखा है आपको किसका, बेल्जियम कंट्री का। अब देखिए जो ये हल्का सा ये ऑरेंज सा पार्ट है ना, यहाँ पर ये ऑरेंज पार्ट जो है बहुत हल्का सा, जो ये ऑरेंज सा पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला यहाँ जो छोटा सा ऑरेंज सा पार्ट है, ये क्या है, ब्रुसेल्स कैपिटल सिटी का रीजन है। इसमें मेनली आपने क्या देखा, इसमें आपने ये देखा था जो डच लैंग्वेज बोलते हैं वो 20% है, डच लैंग्वेज 20%, फ्रेंच लैंग्वेज 80%। अब देखिए उसके बाद क्या है, रेड कलर का जो ये रीजन है, इसमें क्या है, ये वलोनिया रीजन के लोग हैं। वलोनिया रीजन मतलब फ्रेंच लैंग्वेज का यूज़ करने वाले, फ्रेंच लैंग्वेज का यूज़ करने वाले। वेयर एज फिर फ्लैमिश रीजन दे रखा है, फ्लैमिश रीजन में आपका क्या है, ये येलो कलर वाला, इसमें आपको क्या दे रखा है, डच लैंग्वेज का यूज़ करने वाले लोग हैं इसमें। फिर रिमेनिंग देखिए बहुत हल्का सा यहाँ पे एक और ये छोटा सा रीजन बना हुआ है पर्पल कलर का, ये क्या है, जर्मन लैंग्वेज वाले लोग हैं, ठीक है। अब देखिए थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू मैंने आपको क्या दिया कि ये पूरी कंट्री थी, इसमें मेजॉरिटी में कौन है कंट्री के अंदर, डच लैंग्वेज वाले, माइनॉरिटी में फ्रेंच और सबसे कमतर जर्मनी है। उसके बाद ब्रुसेल्स जो कैपिटल थी इसमें क्या था, 80% फ्रेंच, मतलब ये मेजॉरिटी में, फ्रेंच वाले मेजॉरिटी में है ब्रुसेल्स के अंदर हैं, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। और 20% जो हैं वो डच लैंग्वेज वाले माइनॉरिटी में हैं, किस में है, माइनॉरिटी में। अब देखिए आपको ये थोड़ा ओवरव्यू मिलेगा। अब मैं इसके बाद एक और आपको एक चीज़ बताऊंगी, इसकी थोड़ी देर के लिए आप वेट करिएगा, उसके बाद हम दोबारा केस स्टडी देखेंगे एक बार, सिर्फ और सिर्फ किसकी, इसकी पॉपुलेशन की केस स्टडी देखते हैं। इस जस्ट इसी के बाद हम क्या देखेंगे, अब पॉपुलेशन की केस स्टडी देखना शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए हम पूरी ये पॉपुलेशन के हिसाब से हम देखते हैं क्या है केस ऑफ बेल्जियम। अब देखिए बेल्जियम में हम इतनी कंपोजिशन देखने वाले हैं अभी। बेल्जियम में क्या है, डच लैंग्वेज, ठीक है, डच लैंग्वेज जो बोलते हैं वो कितने हैं, 59% पीपल्स, ओके, ओनली 59 किस में है, मेजॉरिटी में, मतलब ये बहुत ज़्यादा इनकी पॉपुलेशन है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इनकी क्या है, पॉपुलेशन है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद क्या है, फ्रेंच लैंग्वेज वाले जो कि कौन से रीजन में रहते हैं, वेलोनिया रीजन में। ये कौन से में थे, ये फ्लैमिथ हो गया है, यहाँ पे फ्लैमिश है, फ्लैमिश रीजन, ठीक है। अब देखिए और हमने क्या देखा था लास्ट में कि जर्मन जो बोलते हैं वो 1% लोग हैं, ठीक है, 1% लोग जर्मन बोलते हैं। अब हम इसकी कंट्री का एक लास्ट बार और देखते हैं, डच लैंग्वेज 20% और फ्रेंच लैंग्वेज 80%, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब देखिए अब रिलेट करिए आप लोग, डच यहाँ मेजॉरिटी में तो कैपिटल के अंदर माइनॉरिटी में, डच यहाँ पर मेजॉरिटी में है तो कैपिटल में माइनॉरिटी में है, मेजॉरिटी किसके अंदर, कंट्री के अंदर, लेकिन माइनॉरिटी में है कैपिटल के अंदर। ऐसे ही फ्रेंच 40% माइनॉरिटी में है और यहाँ मेजॉरिटी में है, 80% तो बहुत होता है ना इसलिए। अब फ्रेंच माइनॉरिटी में है लेकिन वो रिच कंट्री है, कैसी कंट्री है, रिच कंट्री है। और डच जो है वो लार्ज कंट्री, लार्ज पॉपुलेशन में है लेकिन ये रिच नहीं है, क्या है, रिच नहीं है, जिसकी वजह से अब यहाँ पे थोड़े कन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस बन जाते हैं। कब, 1950 से लेकर 1960 के बीच में ये होता है। द प्रॉब्लम वॉज मोर एक्यूट इन कैपिटल एज फ्रेंच वर इन मेजॉरिटी इन कैपिटल एंड बट माइनॉरिटी इन कंट्री। देखिए फिर और ऐसा क्या हुआ, एक तो पहले से ही फ्रेंच जो थी वो रिच थी,
कंट्री के हिसाब से देखते हैं हम तो। और ऊपर से क्या हुआ, फिर जब कैपिटल में हमने देखा तो क्या हुआ था, यहाँ तो ये बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में है। फिर देखो जो डच वाले लोग थे ये यहाँ क्या थे, मेजॉरिटी में तो थे लेकिन रिच नहीं थे, ये लोग थोड़े पुअर थे। इन लोग को ये डर लगने लगा था कि कहीं ऐसा ना हो हम लोग अभी मेजॉरिटी में लेकिन बाद में क्या हो जाए, ये लोग जो रिच हैं ये अभी मेजॉरिटी में होते जाएं और हम लोग फिर माइनॉरिटी में आ जाएं, फिर हम लोग का कोई वो ही नहीं रहेगा काम। ये इन लोगों ने इस बारे में सोचने लगे थे ये लोग। देखिए एक बार और देखते हैं क्या था टेंशन, ये सारी चीज़ें जो सब कुछ ये टेंशन क्रिएट हो रही थी, इन सब का रीज़न था क्या। द माइनॉरिटी फ्रेंच वॉज रिच एंड पावरफुल। जो देखिए जिसके पास पैसा है वो पावरफुल भी तो है, रिच और पावरफुल दोनों एक साथ ही एक उसको मिलती हैं। किसको, जो रिच होता है वो पावरफुल भी होता है। द मेजॉरिटी डच गॉट द बेनिफिट ऑफ इथनिक डेवलपमेंट मच लेटर आएगा, मच लेटर। और क्या देखा था, जो ये डच लैंग्वेज वाले लोग हैं इनको इथनिक डेवलपमेंट का जो प्रॉफिट है, जो बेनिफिट है वो कब मिलेगा, बहुत लेट मिलेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होने लगी थी, टेंशन क्रिएट होने लगी थी, टेंशन क्रिएट होने लगी थी। ठीक है, क्या हुआ था, टेंशन क्रिएट होने लगी थी। आपको ये 2 मार्क्स या 1 मार्क क्वेश्चन भी बन सकता है, इसलिए आपको ऐसे 2 स्टेप बस लिख देनी है, देन आपका जो आंसर है वो सफिशिएंट है। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब हम किस पे मूव करते हैं, श्रीलंका के ऊपर मूव करेंगे। अब हमने बेल्जियम के बारे में बहुत चीज़ें देख ली कि मेजॉरिटी में कौन है, माइनॉरिटी में कौन है। अब एक लास्ट बार इसका हम खुद देखते हैं क्या चीज़ देखी मैंने बोला, जैसे मैंने बोला यहाँ मेजॉरिटी में कौन है, कंट्री की बात करेंगे, कंट्री में मेजॉरिटी में कौन है, डच, माइनॉरिटी में फ्रेंच। ठीक है, फ्रेंच, लेकिन रिच कौन है, फ्रेंच है। लेकिन अगर हम कैपिटल की बात करते तो कैपिटल में मेजॉरिटी में कौन है, फ्रेंच, कौन है, फ्रेंच, और माइनॉरिटी में कौन है, डच। ये केस चल रहा था जहाँ कंट्री में कोई मेजॉरिटी में है वो यहाँ पे माइनॉरिटी में, और बहुत ज़्यादा माइनॉरिटी में, 20% है ओनली। और जो कंट्री में माइनॉरिटी में लेकिन रिच है वो कैपिटल के अंदर मेजॉरिटी में है। ये मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। अब चलिए हम केस स्टडी करते हैं श्रीलंका की। चलिए तो देखते हैं अब केस स्टडी ऑफ श्रीलंका। अब देखिए श्रीलंका कैसा है, आइलैंड नेशन बता दिया मैंने आपको। फिर क्या देखा, इट इज़ अ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ साउथर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। मतलब हमारा जैसे इंडिया है तो यहाँ पे तमिलनाडु से कुछ ये इतनी दूरी पर है, कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है, ये इसमें कहा है। तमिल नेटिव ऑफ श्रीलंका आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स। अब देखिए श्रीलंका के अंदर जो तमिल लोग रहते हैं उनको नाम दिया गया है श्रीलंकन तमिल्स। मैंने क्या बोला, श्रीलंका के अंदर जो ये श्रीलंका कंट्री है इसके अंदर जो तमिल्स लोग रहते हैं, तमिल लोग जो रहते हैं उनका नाम क्या है, श्रीलंकन तमिल्स, SLT, श्रीलंकन तमिल्स। अब जो इंडियन तमिल्स हैं वो इसी में ही आ जाते हैं, श्रीलंकन तमिल्स, इंडियन तमिल्स, कुछ अलग अलग डिवीजन्स हैं। तमिल के अंदर इंडियन तमिल आते हैं, उसी के अंदर श्रीलंकन तमिल भी आते हैं। तमिल के अंदर श्रीलंकन भी आएंगे और इंडियन भी आएंगे, ये मैंने बोला। ठीक है, अब क्या है, इंडियन तमिल्स आर दोज whose forefathers came from इंडिया। ये लोग वो हैं जो इंडियन तमिल्स हैं, वो हैं कौन, वो लोग हैं जिनके जो फोर फादर्स वगैरह थे, मतलब पूर्वज वगैरह जो थे, ये सब इनका क्या हुआ था, ये इंडिया से आ गए थे। कहाँ पर, श्रीलंका के अंदर। ठीक है, इंडिया से श्रीलंका के अंदर आ गए थे ये लोग। ठीक है, इंडिया से श्रीलंका के अंदर क्यों आए थे, एज अ प्लांटेशन वर्कर्स। किस चीज़ के लिए आए थे, प्लांटेशन वर्कर्स की तरह, जैसा टी प्लांटेशन होती है तो इस काम के लिए चले गए वो श्रीलंका। कहाँ से, इंडिया टू श्रीलंका चले गए। कौन, जो इंडियन तमिल से उनके फोर फादर्स वगैरह। ठीक है, ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, कौन से पीरियड में, मतलब किस टाइम पे, जब यहाँ पे कॉलोनियल पीरियड चल रहा था, मतलब ब्रिटिशर्स जो थे उनका राज चल रहा था, ये है इसमें। ठीक है, अब देखिए हम एक बार और रिकैप कर लेते हैं क्या कहा था। देखिए जैसे श्रीलंका है आइलैंड नेशन, श्रीलंका क्या है, आइलैंड नेशन, कुछ ही किलोमीटर दूर है तमिलनाडु के। अब यहाँ पे तमिल नेटिव रहते हैं, जैसे देखिए तमिलनाडु, क्योंकि वो लोग जो है इंडिया के कुछ जो यहाँ साउथर्न पार्ट में लोग थे ना, वही चले गए थे कहाँ, श्रीलंका के अंदर। ठीक है, क्यों गए थे, कॉलोनियल पीरियड में चले गए थे। इंडियन तमिल्स जो थे, कौन, इंडियन तमिल्स जो थे वो चले गए थे कॉलोनियल पीरियड में एज अ प्लांटेशन वर्कर्स। ठीक है, ये हुआ था। अब इसकी भी क्या है, पॉपुलेशन कैसी इसकी डिवाइड है। श्रीलंका में सिन्हाला स्पीकर नाम के लोग हैं, सिन्हालीज बोल सकते हैं, वो है 74%। मेजॉरिटी में कौन है, मेजॉरिटी में है सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले।
माइनॉरिटी में कौन है? तमिल स्पीकर्स, माइनॉरिटी में तमिल स्पीकर्स, ठीक है। और कुछ अदर जो बची कम्युनिटी वगैरह वो कितनी है? 8% है यहाँ पर। अब इसका मैप देख के कुछ समझते हैं। देखिए जो येलो कलर से दे रखा है, इतना सारा ये जो पार्ट, ये जो एरिया कवर्ड है, ये किसका है? सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वालों का है। किसका? सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले का। अब जो ऑरेंज कलर का ये पार्ट जा रहा है, ये किसका है? श्रीलंकन तमिल्स का। जो श्रीलंका के तमिल्स हैं उनका है। फिर जो ये ब्राउन सा जो पार्ट है, ये छोटा छोटा सा ब्राउन सा जो पार्ट है, ये किसका है? इंडियन तमिल्स का। ऐसे तमिल जो इंडिया से आए हुए थे। फिर जो लास्ट ये थोड़ा सा पिंक टाइप का कलर है, ये जो यहाँ पे बहुत छोटा छोटा सा एरिया बना हुआ है, इसमें कौन थे? मुस्लिम्स थे। कुछ मतलब अदर बैकवर्ड या फिर अदर क्लासेस जो थी, बैकवर्ड नहीं, अलग कुछ क्लासेस और या फिर जो कुछ कम्युनिटी थी उनका नाम दे दिया गया है, ठीक है। कुछ और कम्युनिटी वगैरह जो थी, ठीक है। अब देखिए हम इसका पूरा एक फुल रिकैप कर लेते हैं केस ऑफ श्रीलंका का, एक बिल्कुल इसकी पॉपुलेशन के हिसाब से। अब देखिए मेजॉरिटी में कौन है? सिन्हाला स्पीकिंग लोग। इनके अंदर बुद्धिस्ट आ जाते हैं और क्रिश्चियन आ जाते हैं। क्रिश्चियन नहीं आएंगे, बुद्धिस्ट आएंगे, और क्रिश्चियन बहुत ही कम इंक्लूडेड रहते हैं इसके अंदर। क्रिश्चियन होते हैं, थोड़े से होते हैं। अब माइनॉरिटी में तमिल स्पीकर, उसमें कौन है? इंडियन तमिल, श्रीलंकन तमिल्स। जो श्रीलंकन और इंडियन तमिल्स है, इसमें कौन कौन सी क्लासेस हैं? हिंदू, फिर मुस्लिम और कुछ क्रिश्चियन। क्रिश्चियन देखिए, क्रिश्चियन ऐसे लोग हैं, क्रिश्चियन ऐसे लोग हैं जो सिन्हाला भी बोलते हैं और तमिल स्पीकिंग भी, दोनों लैंग्वेज वाले। तभी देखिए यहाँ पे भी आपको एक एरो दिख रहा है और यहाँ से भी एक एरो दिख रहा है। क्रिश्चियन ऐसे लोग जो सिन्हाला लैंग्वेज ही बोल सकते हैं, तमिल लैंग्वेज ही बोल सकते हैं। ये आपने समझ लिया, इसकी केस स्टडी अब आपको समझ आ गई होगी। अब आपको इतना समझ आ गया है, मतलब मेजॉरिटी में सिन्हाला, माइनॉरिटी में तमिल स्पीकिंग लोग, और इनमें कौन कौन है? बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम, फिर श्रीलंकन तमिल्स हैं, इंडियन तमिल्स हैं, ये सब चीज़ें। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। मेजॉरिटी में है सिन्हाला स्पीकिंग लोग, माइनॉरिटी में है तमिल स्पीकिंग लोग। क्लियर? तो चलिए अब हम लोग देखते हैं मेजॉरिटेरियन इन श्रीलंका। ये मैंने आपको देखिए सबसे पहले बताया था, एक एक्ट पास किया गया था। क्या पास किया गया था? एक एक्ट पास किया गया था, ठीक है। इन व्हाट ईयर? इन विच ईयर? 1956 के अंदर, ठीक है। अब देखते हैं मेजॉरिटेरियन लॉ या ये जो पॉलिसी है ये क्या है, ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1948, श्रीलंका का इंडिपेंडेंस कब हुआ था? 1948 में हुआ था, ठीक है, 1948 में हुआ था। अब क्या है? श्रीलंका एडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजॉरिटेरियन मेजर्स टू एस्टैब्लिश सिन्हालीज सुपरमेसी टू ओवर द तमिल्स। अब देखिए क्या हुआ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से हम देखेंगे तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या है इसमें? जो श्रीलंका थी, इसने क्या किया था? जो मेजॉरिटी में लोग हैं, जो मेजॉरिटी में लोग हैं, ठीक है, कौन है मेजॉरिटी में जो लोग हैं? देखिए क्या कहा था मैंने, श्रीलंका ने क्या किया था? एक सीरीज, एक लॉ, एक एक्ट एडप्ट कर लिया था, मेजॉरिटेरियन एक्ट बोल सकते हैं, ये मेजॉरिटेरियन लॉ बोल सकते हैं, जिसमें क्या हुआ था? उन्होंने सिन्हाला सुपरमेसी को, जो ऐसे लोग जो कि सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं, जो कि मेजॉरिटी में है, मेजॉरिटेरियन, देखिए मेजॉरिटी से निकला हुआ है, मेजॉरिटी से मेजॉरिटेरियन, ठीक है। अब देखिए क्या था? जो मेजॉरिटी में लोग थे, जो मेजॉरिटी में लोग थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया था? एक ऐसी लॉ पास कर दी थी कि जो सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले जो मेजॉरिटी में लोग हैं, वो क्या करेंगे? वो पूरी सुपरमेसी रखेंगे, मतलब वही सब काम करेंगे। जैसे देखिए, जैसे बेल्जियम में क्या था, हमने ये कुछ ऐसा लॉ नहीं देखा, लेकिन हम आगे देखेंगे क्या एकोमोडेशन लाए गए थे, उसमें कुछ अलग काम हुआ। लेकिन श्रीलंका में क्या हुआ था? जो मेजॉरिटी में लोग हैं उन्हीं के लिए सारी चीज़ें कर दी गई थी। मतलब क्या किया? सिन्हाला जो लोग हैं वही सारा काम करेंगे, मतलब पॉलिटिकल ऑर्डर एंड ऑल सारी चीज़ें सिर्फ कौन देखेंगे? सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले। ये हुआ था, उन्हीं का रूल चलेगा पूरी कंट्री के ऊपर। फिर क्या कर दिया था? 1956 में पूरा एक एक्ट ला दिया गया। ये पहले ये चीज़ सोची जा रही थी और ये काम चल रहा था थोड़ा थोड़ा, लेकिन फिर एकदम 1956 में लॉ ला दी गई, एक एक्ट ला दिया गया, जिसमें क्या हुआ था? उन्होंने ये चीज़ एक्ट एक पास करवा दिया था कि सिन्हाला जो लैंग्वेज है वो एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई गई है। कैसी लैंग्वेज? एक ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब एक ऐसी लैंग्वेज जो हर जगह बोली जाएगी। कौन सी लैंग्वेज? सिन्हाला लैंग्वेज। ये चीज़ क्लियर हो गई, सिन्हाला लैंग्वेज हर जगह बोली जाएगी।
अब देखिए जो ये मेजॉरिटेरियन पॉलिसी थी, इसमें क्या हुआ था, 1948 में इन लोगों को इंडिपेंडेंस मिली थी श्रीलंकन्स को। फिर क्या हुआ था, श्रीलंका ने एक मेजॉरिटेरियन पॉलिसी अपनाई, जिसकी वजह से ये कह दिया गया था सिन्हाला लैंग्वेज हर एक जगह बोली जाएगी। और बाद में क्या किया गया था, ये तो पहले सिर्फ सोचते थे ये लोग, फिर क्या किया 1956 में पूरा एक एक्ट लाया गया जो कि हर एक को फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें ये हुआ था सिन्हाला लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी गई। हर एक जगह सिन्हाला लैंग्वेज बोली जाएगी, कोई स्कूल हो, बैंक्स, ये सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट की सारी चीज़ें होती हैं, इस हर एक जगह कौन सी लैंग्वेज बोली जाएगी, सिन्हाला लैंग्वेज बोली जाएगी। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं एकोमोडेशन इन बेल्जियम का हम केस देखते हैं। अब क्या हुआ था, हमने देखिए श्रीलंका में क्या समझा, जो मेजॉरिटी में लोग थे, मेजॉरिटी वाले जो लोग थे उन लोग को अब ऊपर रख दिया गया, मतलब और किसी की नहीं सुनी जाएगी, सिर्फ मेजॉरिटी वाले लोगों की देखी जाएगी। अब बेल्जियम में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से वहाँ पे कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होता। लेकिन इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मेजॉरिटेरियन जो पॉलिसी थी इसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ था, कन्फ्लिक्ट होने शुरू हो गए। क्या हुआ था, कन्फ्लिक्ट होने लगे थे। और फिर बाद में क्या हुआ था, कन्फ्लिक्ट सिर्फ तब बंद होते जब जो तमिल वाले लोगों ने एक डिमांड रखी, तमिल के जो लोग थे उन्होंने एक तमिल इलाम मांगा था, मतलब हम एक बोल सकते हैं कि स्टेट मांग ली थी जिसमें अब सिर्फ तमिल के लोग रहते, वो लोग फिर अपनी एक अलग गवर्नमेंट बनाते, ये सब कुछ करते। क्या मांगा, एक तमिल इलाम मांगा था, एक अलग से स्टेट मांगी थी उन लोगों ने, ये हुआ था यहाँ पर। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। अब हम देखेंगे बेल्जियम का एकोमोडेशन। तो चलिए अब देखते हैं एकोमोडेशन इन बेल्जियम में क्या अलग अलग लॉ या क्या अलग अलग चेंजेस लाए गए थे, ठीक है। अब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम स्टेट्स दैट नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब पहले पॉइंट में आपको मेनली क्या दे रखा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन था बेल्जियम का उसने ये कह दिया था कि जो लोग डच बोलते हैं और जो लोग फ्रेंच बोलते हैं, ऐसे जो मिनिस्टर्स बनाए गए हैं, जो भी मिनिस्टर्स हैं, ये जो सारे मिनिस्टर्स होंगे इनका इक्वल हक होगा सेंट्रल गवर्नमेंट में, इक्वल राइट मिलेगा किसके अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। किसको मिलेगा, फ्रेंच और डच स्पीकिंग जो मिनिस्टर्स है वो सब इक्वल रहने चाहिए, कोई भी एक मिनिस्टर ज़्यादा नहीं होगा, कोई भी एक मिनिस्टर कम नहीं होगा, ये कह दिया था। फिर नेक्स्ट पॉइंट में क्या दे रखा है, मैनी पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट। अब जैसे कि पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट है जो पूरी कंट्री को देखेगी, अब उसने क्या कर दिया गया, स्टेट की जो गवर्नमेंट होगी, अलग अलग जो स्टेट्स हैं उसकी भी एक अलग अलग गवर्नमेंट फॉर्म कर दी गई थी। अब जैसे इंडिया में भी स्टेट की एक अलग गवर्नमेंट है, जैसे हम बोल सकते हैं सीएम वगैरह होते हैं, ये सब क्या है, स्टेट की एक अलग गवर्नमेंट है। ऐसे ही जो बेल्जियम कंट्री थी इसके अंदर भी क्या किया गया था, स्टेट की एक अलग गवर्नमेंट ला दी गई थी। अब इसका सेकंड पॉइंट भी आपको समझ आ गया होगा। फिर इसमें थर्ड पॉइंट क्या दे रखा है, ब्रुसेल्स हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट। ब्रुसेल्स मतलब इसकी जो कैपिटल थी, किसकी, बेल्जियम की जो कैपिटल थी उसकी एक अलग सेपरेट गवर्नमेंट बना दी गई थी, इन विच ईच पार्टी हैज़ इक्वल रिप्रेजेंटेशन। मतलब जिसमें डच और फ्रेंच स्पीकिंग जो लोग हैं इनकी इक्वल रिप्रेजेंटेशन रखी जाएगी, ये था इसमें। मतलब क्या किया जा रहा था, अलग अलग पावर को शेयर किया जा रहा था, किसके अंदर, बेल्जियम कंट्री के अंदर। कंट्री और कैपिटल हर एक चीज़ में इक्वल राइट दिए जा रहे थे हर एक कम्युनिटी को। फिर लास्ट पॉइंट क्या है, देयर इज़ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, ये हमने पहले भी देखा था। इसमें एक तीसरी गवर्नमेंट और होगी जिसका नाम था कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट मतलब विच इज़ इलेक्टेड बाई पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, ये मैंने पहले बताया था। मतलब डच लैंग्वेज जो बोलते हैं लोग उनकी एक अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट बनेगी, जो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं उनकी एक अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट बनेगी, ये कर दिया था इसके अंदर। किसके अंदर, बेल्जियम के एकोमोडेशन के अंदर ये सब कुछ किया गया था। ये चीज़ आपको अब पता चल गई होगी। अब हम थोड़े और आगे चीज़ें देखते हैं। अब जैसे कि आपको इसमें क्या दे रखा है, टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग। अब जैसे कि देखिए इंडिया कंट्री है, इंडिया के अंदर कुछ अलग तरीके की पावर शेयर करी जाती है, लेकिन पावर शेयरिंग होती है। जैसे कि इंडिया में करी जाती है ये पावर शेयरिंग, ठीक है। अब जैसे क्या दे रखा है इसमें, पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। मतलब अलग अलग ऑर्गन्स किसके, गवर्नमेंट के, ठीक है, किसके, गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन्स। अब जैसे क्या देखा है, पावर शेयरिंग बिटवीन लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। अब लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी ये सब कौन होते हैं, लेजिस्लेटर मतलब देखिए लेजिस्लेटर वो लोग जो कि लॉ बनाते हैं।
एग्जीक्यूटिव मतलब जो उस लॉ को एग्जीक्यूट करते हैं, उस लॉ को पूरा करते हैं। क्या करते हैं? लॉ को पूरा कर देते हैं वो लोग। अब जुडिशरी कौन? जो इन सब पर नज़र रखते हैं, मतलब इन सारी चीज़ों को देखते हैं, वो कौन होगा? जुडिशरी होगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब ऑर्गन्स देखिए अलग अलग, ठीक है, इसमें क्या होता है? अलग अलग ऑर्गन्स है। ऐसा हम नहीं बोल सकते ये इंडिया में होता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है इंडिया के अंदर? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। हम देखेंगे क्या होता है ये। अब देखिए यहाँ पे क्या किया जाता है, लेजिस्लेटर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव सबको इक्वल राइट दे दिए जाते हैं। क्या होता है? इसकी वजह से चेक एंड बैलेंस का भी काम चलता रहता है। मतलब चेक एंड बैलेंस का मतलब क्या हो जाता है कि जुडिशरी जो काम करेगा वो लेजिस्लेटर देखेगा, लेजिस्लेटर जो काम करेगा वो एग्जीक्यूटिव देखेगा, एक दूसरे पे ये लोग नज़र रखेंगे, ये होता है। सेकंड इसमें क्या दे रखा है? टाइप इसका, ये टाइप 1, ये टाइप 2। पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट लेवल, मतलब अलग अलग लेवल किसकी? गवर्नमेंट की। ऐसे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। देखिए हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होता है? ऐसे चलना। वर्टिकल का मतलब क्या होता है? ऐसे चलना। ये होता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में डिफरेंस। अब इसमें क्या होता है? इसको हम फेडरल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है कि फेडरल गवर्नमेंट को हम और क्या बोलते हैं? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ अब आपको पता चल गई। अब इसमें और क्या दे रखा है? पावर शेयरिंग किसके बीच में होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। उसको हम क्या बोलते हैं? पावर शेयरिंग बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट लेवल्स। ठीक है, अलग अलग लेवल्स की, किसकी? गवर्नमेंट की। जैसे यहाँ पे ये हमने मान ली सेंट्रल गवर्नमेंट, देन स्टेट गवर्नमेंट, फिर देन लोकल गवर्नमेंट, तो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर। ये आपको अब क्लियर हो गया होगा। अब ये देखिए, ये सेकंड वाला जो है ये इंडिया फॉलो करती है। इंडिया की गवर्नमेंट ये वाला जो टाइप है पावर शेयरिंग का, इसको फॉलो किया जाता है। अब क्या दे रखा है? पावर शेयरिंग ऑफ ग्राम पंचायत इज सिमिलर एग्जांपल। अब देखिए जो ग्राम पंचायत का भी हम बोल सकते हैं ना, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, देन स्टेट गवर्नमेंट, देन लोकल गवर्नमेंट, ये सब क्या है? ये इंडिया में काम करा जाता है। सेंट्रल एक गवर्नमेंट अलग, स्टेट गवर्नमेंट अलग, लोकल गवर्नमेंट अलग, हम ये बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, ये होता है इसका मतलब। अब इसमें थर्ड टाइप क्या दे रखा है? पावर शेयरिंग बिटवीन सोशल ग्रुप्स। अब ये काम किस में किया जाता है? बेल्जियम। जो हमने ये पूरा पढ़ा, इसमें क्या देखा था? सोशल ग्रुप्स वगैरह जो थे, सोशल ग्रुप का मतलब जो अलग अलग कम्युनिटी थी उनका देखा गया ये। ठीक है, अब जैसे कि डच लैंग्वेज बोलने वाले, फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले, इन सब में हमने देखा था। ठीक है, क्या देखा था? बेल्जियम में सोशल ग्रुप थे, उनमें पावर शेयरिंग करी गई थी। किसमें? सोशल ग्रुप में। थर्ड पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अब फोर्थ क्या दे रखा है? अलग अलग सोशल ग्रुप्स वगैरह जो बनाए जाते हैं। ठीक है, अलग अलग सोशल ग्रुप्स, मतलब इसका मतलब क्या हो गया इसमें कि जो पावर शेयरिंग है वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर भी रन कर सकते हैं हम लोग, जिसमें सोशल ग्रुप्स जो होते हैं उनको भी हम दे सकते हैं सारी की अपनी पॉलिटिकल पावर। अब मतलब इसमें हमने चारों ये जो हमारे टाइप थे इनमें हमने क्या देखा था कि इसमें पावर शेयरिंग गवर्नमेंट में देखी जाती है, अलग अलग ऑर्गन्स बनाए जाते हैं, लेजिस्लेटर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव। और जो हमने सेकंड देखा इसमें क्या था? स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट भी होती थी। और फिर सोशल ग्रुप में क्या देखा? जो सोशली जो इसके मतलब वैसे ग्रुप दे रखे होंगे, जैसे लैंग्वेज के ऊपर जो ग्रुप बने हुए हैं वो ग्रुप्स, जैसे डच, फ्रेंच, हमने एग्जाम्पल लिया है बेल्जियम का। ये आपको याद रखना है कि बेल्जियम कौन सी टाइप ऑफ पावर शेयरिंग फॉलो करती थी। फिर सोशल ग्रुप, प्रेशर ग्रुप्स, ये सब होते हैं जैसे जिसमें कोई पॉलिटिकल ऑर्डर जो होगा वो किसी सोशल जो वर्क करे जाते हैं उनको हम दे देते हैं पूरी पावर, और हम किसी को नहीं देते, किसी भी गवर्नमेंट वगैरह को। अब देखिए आपको ये चीज़ तो समझ आई गई होगी पावर शेयरिंग के कितने टाइप होते हैं, कि हमने पहला टाइप देख लिया, ये दूसरा हमने देखा, ये मतलब सारे हमने अच्छे से समझ लिए। ठीक है, अब हम देखेंगे पावर शेयरिंग। देखिए हम देखेंगे अब पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल मतलब ज़रूरी है तो है क्यों ज़रूरी है, क्या पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है। अब देखिए आपने दो कंट्री देखी, बेल्जियम और एक कंट्री देखी आपने अपनी श्रीलंका। अब आपने बेल्जियम और श्रीलंका में ये चीज़ तो देख ही ली कि बेल्जियम जो कंट्री थी इसने पावर शेयरिंग करी, तो इसकी वजह से यहाँ पे कोई कन्फ्लिक्ट नहीं हुए। लेकिन श्रीलंका जो कंट्री थी यहाँ पे पावर शेयरिंग नहीं हुई, जिसकी वजह से यहाँ कन्फ्लिक्ट होने लगे। क्या होने लगे? कन्फ्लिक्ट्स होने लगे यहाँ पर। ठीक है, कन्फ्लिक्ट्स होने लगे यहाँ पर। अब देखिए मैंने दोबारा बोला कि बेल्जियम जो कंट्री थी इसने क्या करा? पावर शेयरिंग अच्छे से करी, वेरा श्रीलंका ने पावर शेयरिंग नहीं करी, जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट हुए ना यहाँ पर। इसलिए हम पावर शेयरिंग ज़रूरी क्यों समझते हैं? पावर शेयरिंग हम ज़रूरी सिर्फ इसलिए समझते हैं इन रीजन्स की वजह से। ये जो रीजन्स लिखे हुए हैं इन रीजन्स की वजह से हम पावर शेयरिंग को ज़रूरी समझते हैं। ठीक है, अब ये रीजन्स देखने की हम कोशिश करेंगे। प्रूडेंशियल रीज़न,
मतलब कुछ ऐसे रीज़न जो समझदारी से लिए जा रहे हैं, जो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके लिए जा रहे हैं, अपने समझदारी से लिए जा रहे हैं। ऐसे रीज़न्स क्या हो गए? प्रूडेंशियल रीज़न। जैसे मानिए जैसे आपके पेरेंट्स हैं, आप हैं, आपकी बड़ी बहन, बड़ा भाई जो भी है, ठीक है, आपके बड़े भाई को ज़्यादा पावर दे दिया, आपके छोटे, आप जो हैं आप छोटे हैं, उसको आपको थोड़ी पावर, आपको पावर नहीं दी। मतलब बड़े भाई की बात बहुत सुन रहे हैं, लेकिन जो आप छोटे हैं तो आपकी पावर नहीं, आपकी बात नहीं सुनी जा रही, ठीक है, तो आपकी बात नहीं सुनी जा रही, मतलब आपके पास पावर भी बिल्कुल भी नहीं है। इसकी वजह से क्या होगा? आप दोनों में लड़ाई ज़रूर होगी, यही तो बोल सकते हैं, कन्फ्लिक्ट होंगे, मतलब लड़ाई होगी आप दोनों में। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स बहुत अच्छे से अपने माइंड का इस्तेमाल करें, अपनी समझदारी का इस्तेमाल करें, तो वो क्या करेंगे? आपके लिए भी उतना ही काम करेंगे जितना आपके बड़े भाई के लिए करेंगे। तो ये क्या हो गया? समझदारी का काम, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उन्होंने कुछ काम किया, मतलब आपको भी उतना ही हक दे रहे हैं हर एक चीज़ का, और दूसरे आपका जो बड़ा भाई है, छोटा भाई है, उसको भी पूरा हक दिया जा रहा है। क्या हो गया? ये प्रूडेंशियल रीज़न हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिए प्रूडेंशियल रीज़न में क्या आती हैं चीज़ें? अवॉइड कन्फ्लिक्ट। जब आप समझदारी से काम लेंगे तो कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, जैसे आपके भाई बहन है, आप में भी कन्फ्लिक्ट नहीं होगा। मेजॉरिटी जो है वो रूल नहीं करेगी माइनॉरिटी के ऊपर, मतलब जो जिसके पास पावर ज़्यादा है या जो ज़्यादा जिसकी पॉपुलेशन है वो छोटे पे ज़्यादा भारी नहीं पड़ेगी। गुड वे टू इंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और इसकी वजह से क्या होता है? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है। मतलब जैसे मानिए आप और आपका भाई या आपकी बहन जो भी है, अगर आप दोनों के पास पावर जो है वो इक्वल रहेगी, मतलब आपकी भी बात अच्छे से सुनी जाएगी, आपके भाई या बहन की भी बात अच्छे से सुनी जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा? आपके घर में शांति रहेगी, मतलब एक स्टेबिलिटी आएगी, स्टेबिलिटी आएगी। यही सेम केस है किसके अंदर? पॉलिटिकल ऑर्डर के अंदर। पॉलिटिकल ऑर्डर के अंदर यही सेम केस है। क्या है कि स्टेबिलिटी आती है, इसकी वजह से क्या आती है? स्टेबिलिटी। अब हम देखते हैं कुछ मोरल रीजंस, मतलब ऐसे रीज़न बोल सकते हैं, हम नैतिक बोलते हैं, मोरल का मतलब होता है नैतिक, ठीक है, नैतिक होता है इसका मतलब। ये हम बोल सकते हैं कुछ ऐसे रीजंस जो हमने कुछ चीज़ें सोच समझ के नहीं रखी, वो हमने एकदम उसको कन्फर्म बोल दिया, ये बोल सकते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं रिलीजन एंड ऑल, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं। हम क्या बोल सकते हैं? नैतिक रीज़न होते हैं, रीजंस होते हैं ये नैतिक रीज़न, ठीक है। अब जैसे मानिए पूरी आपकी एक इतनी बड़ी कंट्री है, ठीक है, अगर आपसे कोई कहे, ठीक है, अगर आपसे कोई कहे, अब देखिए हम एक लास्ट में क्या समझते हैं? मोरल रीज़न समझते हैं एक और बार। अब जैसे कि देखिए मैंने आपसे कहा मोरल का मतलब बोल सकते हैं ऐसे नैतिक रीज़न, या आप मोरल का एक और मीनिंग समझ सकते हैं। जैसे मानिए आप एक स्टोरी लिखते हैं, स्टोरी लिखते हैं आप, तो ये स्टोरी एक जब पूरी ख़त्म हो जाती है तो आप एक मोरल देखते हैं उसका, मतलब एक पूरा जो आपने वो पूरी स्टोरी पढ़ी तो उससे आपने क्या समझा, क्या सीखा उस स्टोरी से, आप उसके बारे में बताते हैं। मोरल का मतलब यही बोल सकते हैं। तो मोरल रीज़न ऐसे रीज़न जिनसे आप क्या चीज़ सीख रहे हैं, हम ये भी बोल सकते हैं आप क्या चीज़ सीख रहे हैं, क्या होगा? ये आपके मोरल रीज़न हो गए। अब देखिए इसमें पहला रीज़न क्या है? स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। अब आप मानिए आपकी कंट्री में डेमोक्रेसी चल रही है, ठीक है, डेमोक्रेसी तो है, तो आपका जो मोरल रीज़न है वो ये बोलता है अगर आपकी कंट्री में डेमोक्रेसी है तो आपको पावर शेयरिंग भी करवानी ही पड़ेगी। ये है आपका क्या? एक मोरल रीज़न, मतलब एक ऐसा रीज़न जिसको आपने एक तरीके से सीखा समझा, कुछ आपने उससे सीखा समझा, ये महसूस किया। मतलब क्या? एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं पावर शेयरिंग परछाई है किसकी? डेमोक्रेसी की। अगर किसी कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी है तो वहाँ पे पावर शेयरिंग ज़रूर होगी, ये हम बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर वहाँ पावर शेयरिंग हो रही है तो वहाँ पे डेमोक्रेसी भी होनी चाहिए। क्या है? पावर शेयरिंग एक परछाई है किसकी? डेमोक्रेसी की। अब क्या है? इक्वलिटी लेजिटिमेट गवर्नमेंट। अब देखिए लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है एक तरीके से एक ऐसी गवर्नमेंट जहाँ पे लोगों का मेन रोल रहता है, हम ये बोल सकते हैं। लोग जो हैं वो एक तरीके से उनका बहुत मेन रोल रहता है किसमें? लेजिटिमेट गवर्नमेंट में। बस इतना होता है। हम क्या देखते हैं मोरल रीज़न के अंदर कि वहाँ पे इक्वल राइट दिए जाते हैं हर एक पीपल को, पर्सन, हर एक चीज़ को, हर एक पीपल को, हर एक पर्सन को क्या दिए जाते हैं? इक्वल राइट दिए जाते हैं। जैसे कि आप देखिए अगर आपकी कंट्री में डेमोक्रेसी है, ठीक है, डेमोक्रेसी है, अगर वहाँ पे मानिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी ना हो, मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होती है? जहाँ पे 18+ के जो लोग हैं वो वोट देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ये होती है। अब मतलब मानिए डेमोक्रेसी तो है, पावर शेयरिंग भी है, लेकिन वहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं है, तो क्या हो गया? ये एक इक्वलिटी नहीं हुई यहाँ पर, या फिर हम बोल सकते हैं ये एक अच्छी मोरल रीज़न नहीं है हमने जो सीखा। इसलिए अगर हम कोई डेमोक्रेसी रन कर रहे हैं तो हमें पावर शेयरिंग करनी है, पावर शेयरिंग करनी है तो हमें सारे
जो इक्वलिटी के चीज़ें होती हैं, इक्वलिटी के जितने भी लॉज वगैरह हैं, हमें उनको भी दिमाग में रखना है, अपने ध्यान में रखना है। ये होता है क्या, एक प्रूडेंशियल रीज़न और एक मोरल रीज़न। ठीक है, प्रूडेंशियल में क्या देख लिया, मतलब कन्फ्लिक्ट नहीं होगा। मोरल में क्या देखा, ये एक तरीके की परछाई है क्या, पावर शेयरिंग, किसकी, डेमोक्रेसी की। अब देखिए आपने ये बहुत ही अच्छे से समझ लिया, प्रूडेंशियल रीज़न क्या हो गए, मोरल रीज़न क्या हो गया, हमने ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कवर कर ली हैं। ठीक है, आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। चलिए तो आगे देखते हैं। दी एंड, हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया, पूरा चैप्टर बहुत ही अच्छे से हमने कवर कर लिया है, थ्योरी वाइज सारी चीज़ें हमने देख ली इसके अंदर। बस आपको एक लास्ट बार अगर आप चाहते हैं रिकॉल करना, तो प्लीज़ आप एक बार रिकॉल करने के लिए अपनी बस NCERT टेक्स्ट बुक को एक बार देख लीजिए, आपका पूरा चैप्टर 101% पूरा तैयार हो जाएगा, हर एक चीज़ कंप्लीट हो जाएगी आपकी। दिस इज़ फॉर दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, दैट इज़ एडू विद ब्रेन। थैंक यू वेरी मच।